तो शब्दों का आज कुछ जैसे बताया ना, जलपान, एक समय जलपान लेना है। जलपान का मतलब हम लोग नाश्ता समझ जाते हैं, वो नाश्ता नहीं है। चलिए, एक पैर बायां पैर के ऊपर दाहिना पैर रख लेते हैं। यह हुआ पद्मासन। पद्मासन में बैठ करके दोनों हथेलियां जमीन पे लगा करके अपने शरीर को ऐसे उठा लीजिए, ऐसे झूला झूलना है। झूला झूलने से अपन पूरे शरीर का वजन उठा लेंगे, इतनी तो क्षमता होनी चाहिए। जिसकी जठराग्नि कम है उसके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है यह। चलिए, भस्त्रिका प्राणायाम के साथ हम आगे बढ़ते हैं। जल तत्वों का महत्वपूर्ण स्थान है हमारे शरीर में, वातावरण में भी। जैसे किसी का नकारात्मक ऊर्जा है तो हम तांबे के जल को, तांबा का जो जल है उसको हम क्या बोलते हैं, तांबा का जल रख करके सोना सिरहाने पे, तो वो नकारात्मक ऊर्जा को ठीक करता है, उसको दूर कर देता है, वह जल अपने भीतर ले लेता है। श्वास लेते रहेंगे, श्वास छोड़ते रहेंगे। आज का टॉपिक हम देख लेते हैं इसी से संबंधित। एक रोग होता है, पहले बहुत ज्यादा भयंकर महामारी की तरह फैला था, चेचक रोग, जिसको बोलते हैं माता आना, शरीर में हो जाता। तो पहले भयंकर इसकी समस्या थी, बहुत ज्यादा था, महामारी की तरह फैलता था, जैसे प्लेग वगैरह फैलता था उस प्रकार से ये फैलता था। श्वास भरते हुए फेफड़े पे लाएंगे, अंतःकरण को शुद्ध करते हुए नासिका से श्वास छोड़ना है, फिर पुनः श्वास फेफड़े पे भरना, धीरे से छोड़ देना। तो यह इस रोग के बारे में देखते हैं। तो यह रोग जैसे भी हमारे गांव क्षेत्र में होता था, तो सबसे पहले क्या बोलते हैं, माता आ गया। तो सबसे पहला काम होता था घरों में कि तेल मिर्च मसाले आदि वाली सब्जी नहीं बनेगी, उबली सब्जी बनेगी सबके लिए। क्योंकि अगर उस समय हम तेल छौंक अगर करते हैं तो उस छौंक से निकलने वाले सूक्ष्म जो ऊर्जा है, वह धूल के कण है, उठने वाले जो भाप है, वो उस रोगी व्यक्ति के शरीर में जाएगा तो और ज्यादा उसको इन्फेक्शन बढ़ने की समस्या रह सकती है, रहेगी। इसीलिए चेचक के रोगियों को जब भी होता है जिनके घर में, तो सबसे पहले उनका आदर, माता मानते हैं उसको, शीतला माता है, जो भी अलग अलग माता का नाम होता है उसका नाम दिया जाता है। तो उसके सबसे पहले यह बंद कराया जाता है सबके घर। अभी बीच में फैला था, गर्मियों के मौसम में बहुत फैलता है, छोटे बच्चों को अधिकतर हो जाता है, बड़ों को भी हो जाता है। यह संक्रामक रोग है, चेचक। तो बचना है, बड़ों को भी हो जाता है यह, तो इनसे बचना है। देखिए, रोग से बचना बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए क्या करते थे, सबसे पहले खाट में लेटा करके हमको नीचे पानी रख देते थे, देखते थे पानी में, पानी क्या है उसमें, देखते थे कि अरे इसमें बिंदु बिंदु पड़ा है कि नहीं, चेक करते थे, हाँ तो इसको माता है, और उसको अवशोषित करता था, शरीर को अच्छा रखने का काम करता था वह पानी। फिर हवादार कमरे में उस व्यक्ति को सुलाइएगा। इस रोग से थूक है, मल मूत्र है, नाखून आदि में पाया जाता है। इसके छोटे छोटे जीवाणु हवा में घुल जाते हैं और श्वसन के माध्यम से वह जीवाणु प्रवेश कर जाता है, इससे और रोग उत्पन्न। तो इसलिए व्यक्ति को अलग, और अपने इसीलिए बोलते हैं अपना जो इम्यून सिस्टम है ना, हमको हमेशा बेहतर रखना चाहिए। क्योंकि कब हमारे घर में कौन व्यक्ति, हमारे जान पहचान, हमारे पड़ोसी, किसी की भी तबीयत खराब हो सकता है, तो उस समय हमको उसकी सेवा के लिए जाना पड़ता है, तो उस समय हम बीमार ना पड़ जाएं। इसलिए अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए गिलोय आदि का उपयोग करें,
कपाल भाती प्राणायाम करते रहें, हमेशा प्राणायाम आदि करते रहें, आप भस्त्रिका कपाल भाती अनुलोम विलोम करते रहेंगे तो आपका जो इम्यून सिस्टम है, रोग प्रतिकारक क्षमता वो बढ़ेगी। संयमित मात्रा में आप व्यायाम करें। चेचक जो रोग है वह 2, 4, 5 दिन से लेकर के 10, 15 दिन तक भी चल जाता है। अलग अलग स्थितियां होती हैं। तो उस समय खुजली बहुत होता है। तो खुजली होता है तो खुजली ऐसे खुजलाने से ना वो फूट जाता है, उसके पानी में बहुत ज्यादा दाह होता है। दाह मतलब जलन होता है। तो उससे बचने के लिए क्या करना है, सबसे पहले तो उनके बिस्तर में ना आप नीम के पत्ते बिछा दीजिए, और उनको जब खुजली हो तो नीम के पत्ते दीजिए, उससे खुजलाएं ऐसे, उससे ऐसे एक डंठल दे दीजिए जिसमें पत्ता हो, ऐसे ऐसे खुजलाएं। आप सभी जानते होंगे, फिर भी बता दे रहा हूं मैं। तो ऐसे किया जाता था। तो ऐसे उसके जो खुजली की समस्या है वह दूर होती है। उस समय गर्मी बढ़ा रहता है शरीर में। अनुलोम विलोम प्राणायाम अगर उस समय किया जाता है, कपालभाति कर लेते हैं, तो शरीर पे गड्ढे होने की जो टेंडेंसी बनी होती है, तो गड्ढे गड्ढे हो जाते हैं, दाग बहुत हो जाता है। तो वो कपालभाति अनुलोम विलोम उस समय करेंगे ना, अनुलोम विलोम प्राणायाम 72,000 नाड़ियों को शुद्ध करता है, तो आपको वह दाग नहीं होगा। दाग अगर हो जाता है तो उस समय अपन क्या लगा सकते हैं, सेमहल का छाल, सेमहल पेड़ जानते हैं, इसमें कांटा कांटा जैसे निकला रहता है। सेमहल का पेड़ बड़ा होता है, लाल लाल फूल होता है उसका, उसके कांटे को निकाल लीजिए, उसके तने को निकाल लीजिए, उसको छिल करके ले आइए। और किसी भी, देखिए कभी भी हम किसी भी वृक्ष या औषधि वृक्ष या उसके पौधे से हम उसको लाएं तो सर्वप्रथम उसको प्रार्थना करना हो सकता है तो दीप आदि दे करके, या सामान्य प्रार्थना करके कि हे वृक्ष देवता, मैं आपके जड़ से, फूल से, तना से, वृक्ष से, पत्ती से औषधि ले जाना चाहता हूँ, कृपया मुझे औषधि प्रदान करे और मेरा यह रोग है वो दूर करे। ऐसा प्रार्थना करके लाने से बहुत ज्यादा फायदा होता है, डबल इफेक्टिव। विधान तो यह है कि एक दिन पूर्व आप जा करके उनको बता दीजिए, ये प्रभु मैं आपको ले जाने आने वाला हूँ, उसके बाद दूसरे दिन जा करके विधि पूर्वक उसको निकाल करके लाइए। तो उसका ले आइए, उसको पानी में धुलिए और लगाइए शरीर पे। तो ये सेमहल का जो पत्ता है ना, ये सेमहल का जो छाल का जो लेप हम लगाते हैं, वो झाइया आदि के लिए, जो चेहरे पे कील मुहासे हो जाते हैं ना, उसके लिए भी बहुत अच्छा है। एलोवेरा का जेल भी हम ताजा लगा सकते हैं। देखिए कोई भी चीज ताजा बहुत अच्छा होता है। एलोवेरा लाए, घर में नीचे से काटे, उसको ऐसे रख दिए ताकि उसका पीला पीलापन जो है निकल जाए। उसको धो करके आप उसका हलवा बना सकते, कुछ भी। तो लगाना है तो उसका बीज का पल्प शरीर पे लगा, इतना अच्छा कोमल रहता है। जो बोलते हैं नेचुरल ग्लो कल की बात महोदय जी कर रहे थे, तो शरीर पे एक ग्लो रहता है, ग्लो बना रहता है, ताजगी आएगी आपका एकदम। तो चर्म रोग होने की समस्या वो दूर होती है। टाइट कपड़ा ना पहने तो चर्म रोग होगा नहीं। एकदम टाइट जींस, टाइट शर्ट, पेंट आदि पहनते हैं ना तो होता है। तो इन सबसे बच के रहें। तो खुजली नहीं करना चाहिए, उसमें बताया था, बच के रहना है। और बात आती है इसमें खान पान की, तो एकदम शुद्ध सात्विक तो रहता है, सबके घर जानते हैं। तो ऐसे हमको वातावरण भी शुद्ध सात्विक रखना है, साफ सुथरे स्थान पे मरीज को रखना है। मरीज का बिस्तर एकदम ज्यादा तल्ख ना हो, एकदम मतलब खिंचा हुआ ना हो, एकदम कड़क ना हो, नरम बिस्तर में हो, सुलाएं। नीम की पत्तियां उस पे रखें तो बहुत अच्छा है। इसके लिए बुखार भी आता है, तो बुखार में भी उनको सामान्य अवस्था में रख करके हम उसके बुखार उतर जाती है। नीचे पानी रखने से ना वो बुखार को भी खींचने का काम करता है। और यथासंभव जो आयुर्वेद की दवाई है वो दे सकते हैं, या तो आराम। देखिए प्राकृतिक चिकित्सा में सबसे ज्यादा आराम की महत्ता है।
भैया जिस दिन जुड़ जाएंगे उस दिन आपको बताएंगे कि आराम की क्या महत्ता है। जिस समय आप उपचार ले रहे हैं उस समय आपको कुछ नहीं, आराम करने की जरूरत है। आराम करने से बॉडी की जो क्रिया है वह जिस अंग को जो चीज चाहिए, जो अंग प्रभावित है वहीं पे काम करता है और उस अंग को, उस रोग को ठीक करने के लिए काम करता है। तो हमारे यहाँ विधान है, मैंने नवरात्रि चैत्र नवरात्रि के पहले भी बताया था कि आप 7 पत्ते नीम के ताजा कोपले जिसको कहते हैं वो लें और 7 काली मिर्च लें, लगातार उसको आप सेवन करेंगे 1 महीने तो साल भर आपको चेचक रोग होने की गारंटी नहीं होगी। आपको यह लिया जाता है और बुखार आदि भी नहीं होता। लगातार 1 महीने लेने के बाद 15 दिन लेंगे तो 6 महीने तक की गारंटी है। आशंका नहीं रहेगी कि आपको चेचक जैसे रोग। तो कभी भी आप ये जो चैत्र के जो महीने आते हैं 1 महीने लगातार नीम की कोपले लेने का होता है। नीम के कई सारे और अलग गुण हैं। नीम में रखा हुआ कई जने उसमें रख करके चना को खाते हैं, लेकिन 40 दिन से अधिक नहीं खाना चाहिए, नहीं तो शरीर पे विषकारक क्षमता बढ़ जाती है। आपके फिर प्रत्येक अंग में विषकारक क्षमता रहेगी। आप किसी को नकोड़ देंगे ना तो उसमें विष लग जाएगा। इसलिए देख ताक करके हर चीज की सावधानी होनी चाहिए। सावधानी जान रहे तो आप हर चीज कर सकते हैं। विष कन्या विष पुरुष बन जाते हैं, बड़ा खतरनाक होता है। तो सही जानकारी आपको हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं तो फिर दिक्कतें ही दिक्कतें। और आजकल तो बच्चों को छोटेपन में चेचक का टीका लग जाता है। तो इन सब चीज से हम बचते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हुए ध्यान पूर्वक आप सभी सुनेंगे। तो इस चीज से बचने का आपको मैंने उपाय बता दिया है कि इससे कैसे बचे। एलोवेरा का जेल आप लगा सकते हैं और लास्ट के दिन देखिए 2-3 दिन तक उनको नहलाया नहीं जाता। लास्ट के दिन जब 3 दिन 5 दिन या 7 दिन में जब उनको नहलाते हैं तो हल्का हल्दी और नीम के पत्ते को हल्का से उबाल करके गर्म पानी हल्का सा करके उसको बनाया जाता है और उसके बाद नहलाया जाता है। तो उससे बैक्टीरिया वायरस सब नष्ट हो जाते हैं, उनका बचाव होता है। तो मैंने पहले भी निवेदन किया था कि स्नान में रोज आप अपने शरीर पे अत्याचार मत करिए। रोज रोज साबुन मत लगाइए। भाई एक नियम का पालन तो आप कर रहे हैं शरीर को ठीक रखने के लिए, लेकिन बाहरी त्वचा का भी नुकसान ना करें। इसीलिए मैं बताया था सप्ताह में 1 से 2 दिन, कम से कम 1 दिन तो आपको केमिकल से दूर रहना ही पड़ेगा। जैसे आज मैं फिर सुबह उठ करके पूरे दही से नहाया हूँ। लगभग 150 से 200 ग्राम दही था, पूरे शरीर पे लगाया, 5 मिनट रुके, फिर घस से नहा लिया। बढ़िया, इतना अच्छा कोमल लगता है और इतना बढ़िया खुशबू आती है शरीर से, कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं। दूध से नहाया करें, रोज की बात नहीं कर रहा हूँ, कभी कभार उनको शौक रहता है ना बड़ा बड़ा चीज, तो ऐसी ऐसी चीजें करें। दूध से नहाएंगे आप, पूरे शरीर पे लगा लीजिए, कटोरिया लेकर के पूरे शरीर पे लगा लीजिए। उसके बाद मलिए, कितना गंदगी निकलता है देखिए। उसके बाद रोम छिद्र खुल जाएंगे, कितना कोमलता, कितना हल्कापन आपको लगेगा, देखिएगा। 2 चीज किया हूँ मैं अनुभव, यह अनुभव सुनो उसको बता रहा हूँ। दूध और दही वाला तो मैंने किया, आज ही किया है। दही का स्नान पूरे शरीर पे लगा लिया, मस्त, कितना बढ़िया लगता है। हल्का बालों पे लगाएंगे, रूसी डैंड्रफ आदि की समस्या इसी दूर हो जाएगी। तो जो चीजें हैं उसका उपयोग हमको करना चाहिए। त्वचा को ठीक रखना चाहिए। त्वचा हमारी श्वास लेती है, तो उसको श्वास लेने के लिए हम रोज अगर साबुन लगाएंगे तो ये छिद्र है बंद हो जाएगा, सीताराम हो जाएगा, फिर हमारा कल्याण हो जाएगा। फिर खास खुजली बहुत सारी समस्याएं आ जाएंगी। बेसन से नहाइए, मुल्तानी की मिट्टी शरीर पे लेप करके लगाइए, काली मिट्टी आती पूरा लेप करके लगाइए, इतना ज्यादा चेहरा चमकता है, उस पर वैज्ञानिक रिसर्च हुआ है। तो इन सब चीजों का आप पालन करें तो आपका जीवन सुखमय, शांतिमय और आरोग्यमय होगा। खान पान के नियमों के साथ इन सब नियमों